नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा त्रिपाठी और अब बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। अगली खबर देहरादून से आपको बता देते हैं, जहां पर आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आज सचिवालय में बैठक की है और पंचायती राज विभाग की समीक्षा बैठक सीएम धामी के द्वारा की गई है, जिसमें कई अहम निर्णय लिए गए हैं सीएम धामी की तरफ से। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ी घोषणा करते हुए बीडीसी मेंबर को आपदा मद में 10-10 लाख रुपए देने की घोषणा की है, जिससे आपदाग्रस्त क्षेत्रों में आपदा के समय राहत बचाव कार्य त्वरित किया जा सके। और इसी को लेकर सीएम धामी ने बैठक में तमाम निर्देश भी दिए हैं। बीडीसी मेंबर को मिलेगी आपदा निधि। पंचायत राज मंत्री सतपाल महाराज ने कहा है कि घरों से निकलने वाले कूड़े को खाद बनाया जाएगा और खाद बनाने के काम में कूड़े को लाया जाएगा। उसके लिए भी अधिकारियों को खास दिशा निर्देश दिए गए हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक की गई। सचिवालय में पंचायती राज विभाग की समीक्षा बैठक देखने को मिली और यहां पर कई दिशा निर्देश दिए गए हैं। आपदा निधि में 10-10 लाख रुपए की घोषणा देने की घोषणा की गई है। बीडीसी मेंबर को मिलेंगे आपदा निधि। आपदा निधि में 10-10 लाख रुपए देने की घोषणा की गई है। राज की समीक्षा बैठक हुई है और उसमें निश्चित रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है कि पंचायतों की इनकम बढ़ानी चाहिए और 10-10 हज़ार आपदा निधि जो है वो ब्लॉक प्रमुखों को दी गई है, ताकि आपदा में पहले व्यक्ति वो होते हैं जो पहुंचते हैं, तो सरकार की तरफ से त्वरित सहायता देने के लिए उनको 10-10 हज़ार का प्रावधान किया गया है। इसके साथ साथ बहुत से महत्वपूर्ण इशू लिए गए, खासकर से जो हमारा कूड़ा होता है, गार्बेज होता है, उसके सेग्रीगेशन की बात की गई कि उसको घर से निकलने पे ही उसका सेग्रीगेशन हो जाए। जो गीला कूड़ा होता है वो खाद बनने के काम में आए। संवाददाता अभय कैंथरो ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हमारे साथ। अभी देखिए, आज की जो बैठक रही है जिसमें पुष्कर सिंह धामी खुद मौजूद रहे हैं और इसके साथ ही साथ सतपाल महाराज भी कहा जा रहा है कि इस बैठक में मौजूद रहे। इस पूरी बैठक की हाईलाइट्स आप बताइए, क्या कुछ इस बैठक में खास रहा? बिल्कुल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज पंचायती राज विभाग की समीक्षा बैठक यहाँ पर करी है। सचिवालय में पंचायती राज अधिकारियों, पंचायती राज मंत्री सतपाल महाराज के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूरे जो ये कह सकते हैं कि मिनट टू मिनट जो पॉइंट बैठक के बनाए गए थे उन सभी की यहाँ पर समीक्षा बैठक करी है। साथ ही जो पंचायत राज विभाग के जो अधिकारी थे उनको दिशा निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं कि किस प्रकार से पंचायतों में काम किया जाना है और पंचायतों की जो आय है उस आय को कैसे बढ़ाया जाना है, उसको लेकर जो सुझाव अभी तक सरकार को मिले थे उन सुझावों पर अधिकारियों को काम करने के लिए कहा गया है। साथ ही बड़े घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से ये कहा गया है कि जो पंचायत प्रतिनिधि हैं, जो ब्लॉक प्रतिनिधि हैं, उनको 10-10 हज़ार रुपये की आपदा निधि यहाँ पर दी जाएगी। इससे पूर्व में कह सकते हैं कि जब भी आपदा मद की बात आती थी तो जिला प्रशासन को आपदा मद में बजट यहाँ पर दिया जाता था। जिला बजट से ही ये कह सकते हैं कि जो आपदा मद के जो काम होते थे पूरे जनपद में वो वहाँ पर किए जाते थे, लेकिन ये त्वरित गति से वहाँ राहत और बचाव के काम उन क्षेत्रों में हो सके जहाँ पर आपदा आई है, उसको लेकर एक बड़ा निर्णय यहाँ पर लिया गया है। जो पंचायत प्रतिनिधि हैं, जो ब्लॉक प्रतिनिधि हैं, ब्लॉक प्रमुख जो हैं, क्योंकि ये वो पहले व्यक्ति होते हैं जो उस समय घटना के दौरान राहत बचाव के काम में वहाँ पर क्षेत्रीय जनता के साथ काम करते हुए नजर आते हैं, तो ऐसे में उन लोगों को भी ये तमाम जो पॉइंट्स हैं, इसके साथ ही साथ क्या यहाँ पर अधिकारियों से बातचीत हुई है? क्योंकि देखिए, कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि अधिकारी तमाम निर्देश दिए जाते हैं लेकिन उनका पालन नहीं करते हैं, तो ऐसे में ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि निर्देश तो दे दिए जाएं लेकिन अधिकारी भी उन निर्देशों का पालन करते नजर आए। तो ऐसे में अधिकारियों को किस तरीके से सख्ती की गई है? देखिए, पंचायत राज विभाग के अधिकारियों को साफ तौर पर दिशा निर्देश यहाँ पर दे दिए गए हैं और उत्तराखंड में कह सकते हैं कि कोविड काल से ही ये कह सकते हैं कि जो पंचायत के अधिकारी हैं उन अधिकारियों को त्वरित गति से काम करने के लिए कहा गया था। हर एक चीज़ की रिकॉर्ड की जानकारी उनको रखने के लिए कहा गई थी, ताकि किसी भी जनता के जो योजनाएं, जो जनहित की जो योजनाएं वो वहां तक पहुंच सके, जनता को उनका लाभ यहां पर मिल सके। ऐसे में अगर आपदा मद को लेकर कोई निर्णय यहां पर दिए गए, पंचायती राज विभाग में कह सकते हैं कि पंचायतों की आय बढ़ाने को लेकर आज जो निर्णय यहां पर लिए गए उसको लेकर शासन के अधिकारियों को त्वरित गति से काम करने के लिए कहा गया है। जल्द ही ये कह सकते हैं कि आगामी हफ्ता एक सप्ताह के भीतर ये सभी दिशा निर्देश उन पंचायतों तक पहुंचते हुए नजर आएंगे जहां पर काम होने की इस समय सबसे बड़ी आवश्यकता है। इसके अलावा ये कह सकते हैं कि अब उत्तराखंड में जो विंटर सीजन शुरू होगा उस दौरान उन क्षेत्रों में खासतौर पर उच्च हिमालय वाले जो क्षेत्र है, पहाड़ी जो क्षेत्र है, जहाँ पर बर्फबारी के चलते ये कह सकते हैं कि पूरी जो व्यवस्थाएं जो होती है वो पटरी से उतरती नजर आती है।
उन क्षेत्रों में अभी से ही काम करने के लिए कहा गया है, ताकि किसी भी प्रकार से वहां पर जनता को परेशानियों का सामना न करना पड़े। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चाहते हैं कि जो 2025 तक उत्तराखंड राज्य को विकसित राज्यों की श्रेणी में शुमार करना, उसके लिए ग्राउंड जीरो से काम करने की जरूरत है। ऐसे में ये कह सकते हैं कि जो गांव से इसकी शुरुआत यहाँ पर होनी चाहिए, और गांव से ही जो विकास के काम है उन कामों की शुरुआत होगी, तो फिर आम जनता को उसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। उत्तराखंड में विकास की जो रफ्तार है वो गाँव से होकर गुजरते हैं, तो ऐसे में गाँवों के लिए जनहित की जो योजना है उनको क्रियान्वित त्वरित गति से करने की आवश्यकता है। तो उसको लेकर दिशा निर्देश यहाँ पर दिए गए। साथ ही अधिकारियों को कहा गया है कि जो उनकी जिम्मेदारी है, अगर उस जिम्मेदारी का सही तरीके से निर्वहन नहीं हो पाता है तो फिर ऐसे अधिकारियों के खिलाफ यहाँ पर कार्रवाई करने का काम सरकार की तरफ से भी किया जाएगा। तो ये समझा जा सकता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस समय पूरे एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, और जिस प्रकार से वो दिशा निर्देश दे रहे हैं, लगातार विभागों की समीक्षा बैठकें भी कर रहे हैं, खुद जनपदों का दौरा भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं, तो उससे समझा जा सकता है कि विकास को लेकर कितने समर्पित होकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर काम कर रहे हैं। अब ऐसे में आवश्यकता है कि जो आम जनता का सहयोग है वो अधिकारियों के साथ मिलकर सरकार को मिलता रहे, ताकि जो विकास की योजनाएं वो धरातल पर उतर सके और जनता को उनका लाभ मिल सके। जी बिल्कुल, तो ये कह सकते हैं कि सभी के सहयोग से काम पूरा हो पाता है। सरकार योजनाएं बनाती है, अधिकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाएं, और लोग हैं कि उन योजनाओं का भरपूर तरीके से फायदा उठाएं, तो तभी किसी योजना का पूरी तरह से इस्तेमाल हो पाता है। और देखिए, अभय, आपदा निधि में 10-10 लाख रुपए देने की घोषणा भी की गई है। ये कब दिए जाएंगे और किन किन लोगों को ये मिल पाएंगे? बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि अब हर ब्लॉक को ये जो आज आपदा निधि की जो घोषणा मुख्यमंत्री की तरफ से की गई है, ये जल्द ही उसके आदेश यहाँ पर जारी हो जाएंगे। ये समझा जा सकता है कि अब 1 महीने के भीतर इन सब चीज़ों के आदेश यहाँ पर हो जाएंगे, और उसके बाद पंचायत प्रतिनिधियों को, ब्लॉक प्रतिनिधियों को ये जो धनराशि आपदा निधि की वो वहाँ पर मिलनी शुरू हो जाएगी, और उसकी जो मॉनिटरिंग होगी, यानी जो निधि दी गई है, जो बजट यहाँ पर दिया जा रहा है ब्लॉक प्रतिनिधियों को, उसके सही तरीके से उसका क्रियान्वयन हो सके, उस बजट का सही तरीके से इस्तेमाल हो सके, उसके लिए जिला अधिकारियों को निर्देशित किया जाएगा कि वो चीज़ों को यहाँ पर मॉनिटरिंग करें, ताकि किसी भी प्रकार से जो बजट की धनराशि है उसका दुरुपयोग यहाँ पर ना हो सके, उसका सदुपयोग यहाँ पर हो सके, जनता को लाभ मिल सके। तो उसके लिए जिला प्रशासन के अधिकारियों की जिम्मेदारी यहाँ पर तय की जाएगी। तो ये समझा जा सकता है कि पहली बार उत्तराखंड में ये बड़ा निर्णय यहाँ पर पंचायती राज में लिया गया है कि जो ब्लॉक प्रतिनिधि हैं उनको आपदा मद में यहाँ पर एक बजट दिया जाएगा, ताकि उत्तराखंड के जो विभिन्न क्षेत्रों में जो प्राकृतिक आपदाएं आती है, क्योंकि प्राकृतिक आपदा के स्वरूप यहाँ पर उत्तराखंड में भिन्न भिन्न देखने को मिल सकते हैं, और जिस प्रकार से मानसून सीजन में प्राकृतिक आपदाएं आती है, तो ऐसे में समझा जा सकता है कि उस दौरान बचाव और राहत के जो काम वहाँ पर होते हैं वो त्वरित गति से हो सके, जनता को जो समय की आवश्यकता होती है, जो जरूरत होती है, वो उन तक उन चीज़ों की आवश्यकताएं पहुंच सके, उसके लिए धनराशि यहाँ पर दी गई है। तो ये समझा जा सकता है कि मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद इसके आदेश जल्द हो जाएंगे, और जल्द ही ब्लॉक प्रतिनिधियों को ये आपदा निधि की जो राशि है वो मिलनी शुरू हो जाएगी। जी बिल्कुल, अबे चले, ठीक है। ये आपदा निधि को लेकर तमाम जानकारियां जो आपने दी हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि 10-10 लाख रुपए की जब आपदा निधि लोगों को ये जब वितरित कर दी जाएगी, जिसकी घोषणा कर दी गई है, तो उससे किस तरह का लाभ लोगों को होगा? यानी कि ये 10 लाख रुपए जब दिए जाएंगे उसके बाद लोगों को किस तरीके से उससे लाभ होने वाला है, लोगों को किस तरीके से उससे फायदा मिलने वाला है? देखिए, उत्तराखंड का ज़्यादातर जो एरिया है वो ग्रामीण क्षेत्रों का आता है। ग्रामीण क्षेत्र भी पहाड़ी क्षेत्रों के हैं, जहाँ पर भी विषम भौगोलिक परिस्थितियाँ ये कह सकते हैं कि हमेशा ही वहाँ पर देखने को मिलती है। जो जनता होती है वो उन परिस्थितियों से दो चार यहाँ पर रूबरू होती है। ऐसे में अगर वहाँ पर उन क्षेत्रों में आपदाएं आती है तो फिर जिला प्रशासन की राहत राशि पहुँचने में काफ़ी लंबा समय वहाँ पर लग जाता है। जिला प्रशासन के अपने काम करने का एक तरीका अपना होता है। वो पहले कह सकते हैं कि अधिकारियों की टीम वहाँ पर जाएगी, मौका मुआयना करेगी, जो नुकसान हुआ उन सब चीज़ों का जायजा वहाँ पर लिया जाएगा, और उसके बाद जिला प्रशासन के पास उसकी पूरी एक कार्रवाई के तौर पर वहाँ पर जाती है। उसके बाद जो आपदा राहत जो राशि होती है उसको वितरित करने का काम ब्लॉक के द्वारा वहाँ पर किया जाता है। तो ऐसे में लंबा समय व्यतीत हो जाता है, और ये पिछले दिनों भी देखने को मिला था। जो पौड़ी में जो बस दुर्घटना हुई थी उसमें 21 दिन बाद जो प्रभावित जो लोग थे उन तक आपदा राहत राशि मिलनी शुरू हुई थी, और ऐसे में उन लोगों के जो उस दौरान की जो परेशानी, उन परेशानियों से लोग काफ़ी रूबरू भी हुए थे, उन दो चार उनको होना पड़ा था। तो उन सब चीज़ों से निपटने के लिए ब्लॉक प्रतिनिधियों को यहाँ पर, और इसी वजह से ये बड़ी राशि अब दी जाएगी। ठीक है अभय, और देखिए क्योंकि सीएम सख्त हैं और अधिकारियों को आश्वस्त किया गया है कि वो तमाम जो काम है वो पूरी तरीके से करेंगे, तो सीएम भी उनसे खुश रहेंगे, और
तमाम जो लोग हैं, जनता है, वो भी अधिकारियों की शिकायतें लेकर सीएम तक नहीं पहुंचेगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, काम एकदम बहुत ही एक तरीके से किया जाए, जिसको लेकर सीएम अक्सर निर्देश देते नजर आते हैं। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। अब आगे बढ़ेंगे, खबर देहरादून से है, जहां पर बाढ़िया इंस्टीट्यूट से वापसी के दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सड़क पर 2 चोटिल युवकों को काफिला रुकवाकर अस्पताल भिजवाया है। दरअसल सिनर्जी अस्पताल GMS रोड पर नजदीक ये पूरा मामला देखने को मिला, जहां पर एक्सीडेंट से घायल युवक सड़क पर घायल अवस्था में, चोटिल अवस्था में सीएम को दिखाई दिए, जिसके बाद सीएम ने अपना काफिला रुकवाया, युवकों का हालचाल जाना और साथ ही साथ हालचाल जानने के बाद काफिले में चल रही पायलट कार से युवकों को अस्पताल सीएम ने भिजवाया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सीएम पुष्कर सिंह धामी की तस्वीरें। दरिया दिल सीएम किस तरीके से युवकों की मदद करते हुए सड़क पर नजर आए, और अब ये तस्वीर जो है आपको हम दिखा रहे हैं, जिसमें सीएम धामी सड़क पर चोटिल हुए 2 युवकों की मदद करते नजर आ रहे हैं। सीएम ने जब इन युवकों को घायल अवस्था में देखा तो सीएम ने अपना काफिला रुकवाकर इनको हालचाल जानने के बाद अस्पताल अपनी ही काफिले की कार से भिजवाया। दिल्ली में होने वाले MCD चुनाव को लेकर जहां राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं, तो वहीं उत्तराखंड से भी तमाम नेता दिल्ली दौड़ लगा रहे हैं, जिससे कि MCD चुनाव के दौरान अपनी हाजिरी दर्ज करने के साथ ही MCD पर कब्जा भी किया जा सके। इसको लेकर लगातार रेस उत्तराखंड टू दिल्ली भी चल रही है। बीजेपी के नेता दावा कर रहे हैं कि 30 लाख प्रवासी उत्तराखंडी दिल्ली में रहते हैं, जो MCD चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, जिसको देखते हुए भाजपा के तमाम नेता दिल्ली के अंदर ही जमे हुए हैं। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र ने ये जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली MCD चुनाव को लेकर भाजपा पूरी तरीके से तैयार है और तमाम नेता उत्तराखंड से दिल्ली जाएंगे, जो MCD चुनाव का प्रचार करेंगे। वहीं इस बात को लेकर कांग्रेस भाजपा पर हमलावर है। तो देखिए, MCD चुनाव को लेकर भी सरगर्मियां तेज हो गई हैं और सभी पार्टियां अपने अपने दांव खेल रही हैं। बिजली परियोजना में मदद करेगा THDC, परियोजनाओं पर 74% खर्च करेगा THDC। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, 26% तक खर्च करेगा UJVNL। संयुक्त उपक्रम के तौर पर काम करेगा THDC और UJVNL। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं इस वक्त की। परियोजनाओं पर खर्च को लेकर 26% तक खर्च करेगा UJVNL और साथ ही साथ THDC का भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान रहने वाला है। परियोजनाओं पर 74% खर्च करेगा THDC और इसके अलावा UJVNL भी खर्च करेगा। बिजली परियोजनाओं में मदद करेगा THDC। परियोजनाओं पर 76% THD की तरफ से खर्चा किया जाएगा, जबकि 26% खर्च UJVNL की तरफ से किया जाएगा। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, संयुक्त उपक्रम के तौर पर काम करेगा THDC और UJVNL। और खर्चे का बंटवारा देखिए, हम आपको बता रहे हैं 26% खर्चा करेगा UJVNL और 74% की अगर बात करें तो 74% का हिस्सा THDC का खर्च का होगा। आगे बढ़ेंगे, परिवहन विभाग के संविदा ड्राइवर्स का पारिश्रमिक बढ़ा है और बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, परिवहन निगम के संविदा ड्राइवर्स का पारिश्रमिक बढ़ा दिया गया है और परिवहन विभाग के कंडक्टर्स का भी जो वेतन है, जो कि मेहनताना है, उसको बढ़ाया गया है। 3% महंगाई भत्ते के क्रम में बढ़ोतरी करते हुए इसको बढ़ाया गया है। मैदानी मार्गों पर चलने वाले ड्राइवर्स को भी अब बढ़कर मिलेगा मानदेय। 2.65 पैसे प्रति किलोमीटर से बढ़कर अब 2.69 पैसे प्रति किलोमीटर मिलेगा। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पर्वतीय मार्ग भोपाल 3.10 से बढ़कर 3.14 पैसे प्रति किलोमीटर किया गया है। तो देखिए, यहाँ पर पारिश्रमिक बढ़ाने की बात कही गई है और जिस तरीके से मेहनत ड्राइवर्स करते हैं उसी को लेकर ये जानकारी। महंगाई भत्ता के तहत यहाँ पर बढ़ोतरी की गई है आय में भी। परिवहन विभाग के ड्राइवर्स के लिए, कंडक्टर्स के लिए बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं।
संविदा ड्राइवर्स और कंडक्टर के वेतन को बढ़ाया जाएगा। उनको जो वेतन दिया जाता है उसमें वृद्धि की जाएगी। 3% महंगाई भत्ते के क्रम में बढ़ोतरी करते हुए इसको बढ़ाया गया है। मैदानी मार्ग पर चलने वाले ड्राइवर्स को भी बढ़कर मिलेगा पैसा। आपको जानकारी दे दें कि 2.65 पैसे प्रति किलोमीटर से बढ़ाकर 2.69 पैसे प्रति किलोमीटर अब दिया जाएगा। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं। परिवहन विभाग से संबंधित परिवहन निगम ने ये बड़ा फैसला किया है। महंगाई लगातार जिस तरीके से बढ़ रही है उसी को ध्यान में रखते हुए ये तोहफा दिया गया है संविदा कर्मियों को, यानी कि जो लोग परमानेंट नहीं है सरकार में उनके लिए ये बड़ी खबर, बड़ी राहत की खबर, क्योंकि पैसे में वृद्धि की गई है। राजधानी देहरादून में 2 दिवसीय हिमालय शोध पर्यावरण संतुलन को लेकर कई बड़े वैज्ञानिकों की विशेष कार्यशाला शुरू हो गई है। 2 दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ करने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे, जहां पर उन्होंने वैज्ञानिकों से अनुरोध किया कि हिमालय में हो रही उथल पुथल के साथ लगातार भूकंप आ रहे हैं और इसी पर विशेष शोध करें ताकि इसके कारणों का पता चल सके और बचाव के तरीकों और अधिक जानकारी भी इसको लेकर मिल सके। शोध करने की बात सीएम धामी ने कही है। सीएम धामी कार्यशाला पहुंचे जहां पर उन्होंने पहुंचकर ये बात कही है। पर्यावरण संतुलन को लेकर विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया था और सीएम धामी ने कार्यशाला का शुभारंभ किया है। इस दौरान सीएम ने जब पहुंचे तो सीएम ने पहुंचकर भूकंप पर विशेष शोध करने की बात कही। पर यहाँ पर सारे वैज्ञानिक हमारे देश भर के एकत्र हुए हैं और लगातार यहाँ पर चिंतन और मंथन करेंगे। तो मैंने उनसे अनुरोध किया कि जहाँ वो अनेक विषयों पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर बात करेंगे, इकोलॉजी पर बात करेंगे, पर्यावरण पर बात करेंगे, वहीं जो हमारे यहाँ की प्रमुख समस्या जो प्रत्येक वर्ष आने वाली समस्या है, आपदा पर, भूस्खलन पर और साथ ही साथ जो भूकंप भी जो है हमारे लिए चुनौती है, उन सब पर भी चर्चा करें। उस पर हम लोगों का चर्चा के विषय 3rd ट्रेनियल कांग्रेस में यही है जो हिमालय में किस तरह से एक इन्वायरमेंट पैदा कर सकते हैं जहाँ पर एवरी ईयर जो आपदा आ रहा है वो तो नेचुरल प्रोसेस से हो रहा है, उसको तो हम लोग बंद नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसका प्रोसेस को अगर अच्छा से अंडरस्टैंड कर पाए तो पहले से हम उसको अर्ली वार्निंग का तरफ से अगर पता चले लोगों को हम समझा सके तो इसके जो इम्पैक्ट हो रहा है, नुकसान हो रहा है, लाइफ चला जा रहा है, उससे हम बचवा सकते हैं। सैफ विंटर गेम्स 2010-11 के दौरान औली की नंदा नदी इंटरनेशनल स्की स्लोप की ढलानों में बर्फ बनने के कारण बर्फ बनाने के लिए राज्य सरकार ने यूरोपीय स्नो गन और आर्टिफिशियल स्नो मेकिंग सिस्टम स्थापित किया था। इस उद्देश्य से कि शीतकालीन खेलों के दौरान प्रकृति की जो बर्फ है वो ना हो तो भी कोई दिक्कत ना हो, प्राकृतिक बर्फ ना मिलने के बाद भी इन बर्फ बनाने वाली स्नो गन मशीनों से बर्फ बनाई जा सके। लेकिन 1 दशक से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन यहाँ औली की ढलानों पर ऑटो मोड में लगी हुई हैं ये विदेशी मशीन और आर्टिफिशियल स्नो मेकिंग सिस्टम को आज तक बर्फ बनाने के लिए उचित तापमान नहीं मिल पाया है। अब ये विदेशी मशीनें कबाड़ साबित हो रही हैं और 6.5 करोड़ की लागत से खरीदी गई थी और सफ़ेद हाथी ये साबित हो रही हैं मशीनें। ये करोड़ों की मशीनें 12 सालों से औली की इन ढलानों पर खामोश खड़ी हुई जंग खा रही हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, इन मशीनों को लगाया गया था ताकि ये मशीनें स्नो बना सकें। तो देखिए आगे बढ़ेंगे अब खबरों में। उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट मंत्री माफ कीजिएगा मंत्री चंदन रामदास ने नैनीताल से हाईकोर्ट के हल्द्वानी शिफ्टिंग के फैसले को लेकर इस मामले को लेकर अपनी सहमति बताई है। उन्होंने इस फैसले को सही बताया है। कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास ने कहा है कि लंबे समय से ये मांग उठाई जा रही है कि नैनीताल से हाईकोर्ट को किसी और जगह शिफ्ट किया जाए, जिससे कि नैनीताल के पर्यटन में जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है उसमें बेहतरी हो सके और नैनीताल के पर्यटन के क्षेत्र में
नैनीताल के पर्यटन के लिए स्थित बेहतर जो है स्थिति उसको बनाया जा सके और साथ ही साथ नैनीताल में गाड़ियों का दबाव भी कम हो सके। इसकी वजह से उन्होंने इस फैसले का समर्थन किया है। पर्यटन स्थल क्योंकि देखिए नैनीताल है, ऐसे में अगर हाई कोर्ट शिफ्ट कर दिया जाएगा तो पर्यटक लिहाज से ज़्यादा ये महत्वपूर्ण होगा, ज़्यादा फायदा इसका पर्यटकों को मिलेगा और गाड़ियों का जो दबाव बनता है जिसकी वजह से ट्रैफिक लगातार बड़ी समस्या बना रहता है नैनीताल के लिए, उसमें भी काफ़ी हद तक राहत मिलेगी। में जनसंख्या का बढ़ते हुए दबाव को देखते हुए और बहुत से लोगों ने नैनीताल से माननीय उच्च न्यायालय को शिफ्ट करने के लिए भी ये मुहिम चलाई थी। कल कैबिनेट में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है कि उच्च न्यायालय नैनीताल को हल्द्वानी या जहां भूमि उपलब्ध होती है वहां शिफ्ट किया जाए। ये एक बहुत बड़ा स्वागत योग्य कदम है। जहां नैनीताल में लोगों को सुविधा होगी वहीं पर्यटकों को भी वहां आने जाने में सुविधा होगी। प्रदेश सरकार धर्मांतरण को लेकर बड़ा सख्त कानून बनाने जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि कैबिनेट की बैठक में धर्मांतरण कानून को लेकर प्रस्ताव आया है, जिसमें धर्मांतरण कानून को लेकर चर्चा हुई है। उनका कहना है कि उत्तराखंड देवभूमि है, धर्मांतरण को किसी तरह से मंजूर नहीं किया जाएगा। साथ ही सीएम धामी ने कहा कि धर्मांतरण के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए कठोर कानून बनाया जा रहा है। हरिद्वार पुलिस को उस वक्त बड़ी कामयाबी हाथ लगी जब एक बच्ची के साथ दुष्कर्म के आरोपी को तलाशते हुए पुलिस शातिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अपराधी को पकड़ने में कामयाब हुई। हरिद्वार पुलिस की माने तो मासूम के साथ रेप के आरोपों में पकड़ा गया मोहम्मद मुस्ताक कादरी से सख्ती से पूछताछ करने पर आरोपी के पास बरामद कागजों के आधार पर पता चला कि युवक चाइल्ड लाइन और साथ ही साथ अनाथालय के फर्जी दस्तावेजों के सहारे ह्यूमन ट्रैफिकिंग करता था। लक्सर में 21/8 को जो है एक नाबालिग बच्ची जो अपने घर से किसी कारणों से चली गई थी, उसको हरिद्वार रेलवे स्टेशन से एक व्यक्ति मोहम्मद मुश्ताक करके है जो बहला फुसला कर ले गया था और इसके बाद जो है उसके साथ अनैतिक काम किया था। चूंकि बच्ची उस व्यक्ति को नहीं जानती थी पहले से, इसलिए केस काफ़ी कठिन था। चूंकि अभियुक्त की पहचान उसमें मुश्किल थी, तो लगातार 3 महीने से इसमें टीम प्रयास कर रही थी और इसके बाद जो विभिन्न CCTV और अन्य जगह से स्थान को चिन्हित किया गया और इसके बाद उस व्यक्ति को जो है हरिद्वार लक्सर रेलवे स्टेशन से जो गिरफ्तार किया गया। तो फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।